है। भारत के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी साल 1897 में हुआ था। भारत की आजादी में नेताजी का अहम योगदान रहा। नेताजी के निधन को लेकर, उनकी मृत्यु को लेकर उनका सही कारण का पता लगाने के लिए भारत की सरकारें मुखर्जी आयोग से पूर्व 2 जांच आयोग को गठन पहले ही कर चुकी थी। सबसे पहले शाहनवाज कमेटी बनाई गई, जबकि उसके बाद खोसला आयोग का गठन किया गया। शाहनवाज कमेटी नेताजी की मौत का सही पता नहीं लगा सकी। वहीं फैजाबाद जिले में अपने भीतर कई तरह की महत्वपूर्ण और रहस्यमयी कहानियां समेटे हुए है। देखिए रिपोर्ट। कभी अवध की राजधानी रहा फैजाबाद जिला अपने भीतर तमाम तरह की रहस्यमयी कहानी समेटे हुए है। सरयू नदी के किनारे बसे इस शहर में ऐसी ही एक कहानी की शुरुआत 16 सितंबर 1985 को तब होती है जब शहर के सिविल लाइंस में स्थित राम भवन में गुमनामी बाबा या भगवान जी की मौत होती है और उसके 2 दिन बाद बड़ी गोपनीयता से इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हालांकि लोग तब हैरान रह जाते हैं जब उनके कमरे से बरामद सामान पर उनकी नजर जाती है। उसी के ठीक बाद इस तरह की बात ने दम भरा कि ये व्यक्ति कोई साधारण बाबा नहीं थे और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हो सकते हैं। हालांकि सरकार के अनुसार नेताजी की 1945 में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी, लेकिन गुमनामी बाबा के पास से बरामद चीजों में नेताजी की परिवार की तस्वीरें, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित नेताजी से संबंध आलेख, कई आला लोगों के पत्र, नेताजी की कथित मौत के मामले की जांच के लिए गठित शाहनवाज आयोग एवं खोसला आयोग की रिपोर्ट शामिल है। मैं इस वक्त हूँ फैजाबाद के राम भवन में। ये वही राम भवन है जहाँ पर गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जहाँ पर रहे और शक्ति सिंह जी मेरे साथ आइए, उन्हीं से बात करते हैं आगे की और कुछ बातों पर और उस दौर में क्या क्या हुआ, ये बातें कब उनके सामने आई और पूरा किस्सा देखते हैं, उनके मुँह से सुनते हैं गुमनामी बाबा का। देखिए, उनके साथ एक बात थी कि वो जहाँ भी रहते थे वो किसी से मिलते नहीं थे और जहाँ भी रहते थे उनके रहने के 2-4-6 महीने बाद ये वहाँ पर मर्मरिंग शुरू हो जाती थी कि जो रह रहे हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। और उसके बाद जब ये बात ज़्यादा फैलने लगती थी तो अपना स्थान बदल दिया करते थे। तो उसी तरह जब ये हमारे पास भी आई है तो जिस स्थान से छोड़ के आए थे वहाँ तो पहली बात लोग जान ही नहीं पाए कि कब वहाँ से निकले, क्योंकि एक ही दिन में इनका सारा सामान नहीं शिफ्ट होता था। ये 2-2.5 महीने के अंदर इनका धीमे धीमे सामान आता था और उसके बाद एक रात में वहाँ से खुद भी चले आते थे। अयोध्या से ही जानकारी मिली कि साहब जो आपके यहाँ रहने गए हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। तो हम लोगों ने भी माना कि हो सकता है भाई ये हो, लेकिन तब को इतना हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन तो असली बात उनकी मृत्यु के बाद खुली है। उनकी मृत्यु के बाद जब यहाँ पर सामानों की जांच पड़ताल हुई और लोगों ने यह हल्ला मचाना शुरू किया, अखबारों में निकलना शुरू हुआ कि फैजाबाद में अज्ञातवास कर रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, तब जाके हम लोगों ने इसकी गहराई समझी और सामानों को देख के तो बिल्कुल निश्चित हो गया कि नेताजी ही थे। फिर उसके बाद उनकी भतीजी ललिता बोस, उनको भी जानकारी मिली तो वो फैजाबाद आई पता करने के लिए क्या कहानी थी ये। उन्होंने भी जब सामानों को देखा, पहले तो उन्होंने आने के बाद इस चीज़ को बिल्कुल नहीं माना कि नेताजी यहाँ रह सकते हैं, इस कमरे में रह सकते हैं। लेकिन जब सामानों को देखा उन्होंने और अपने पिताजी के, अपनी माँ के हैंड राइटिंग्स को वहाँ पर देखा, उन्होंने उनके पत्रों को देखा, तब जाके उनको लगा कि नहीं भाई जो रहते थे वो नेताजी ही थे। वो लगभग कितने समय नेताजी इस मकान में रहे? वो हमारे यहाँ लगभग भी समझ लें आपकी 1982 के लास्ट में आए थे और 16 सितंबर 85 को उनकी डेथ हुई थी। तो लगभग 2.5 से पौने 3 वर्ष यहाँ पर वो रहे। तो सर, जब वो 2.5 साल रहे तो जैसे कि आपके ही परिवार में जो बड़े सदस्य उस समय रहे होंगे, तो कौन कौन उनसे मिलने उस समय आता था? कौन कौन से ऐसे बड़े लोग थे जो उनसे मिलने आया करते थे? जो उनको लेके हमारे आए थे वो डॉक्टर आर.पी. मिश्रा का परिवार था, जो उनको लेके मेरे यहाँ आया था। उनसे भी हमने 1-2 बार पूछा कि वो कौन है जो हमारे यहाँ रह रहे हैं, जो जिनको आप हमारे यहाँ पहुँचा गए हैं। तो उन्होंने कहा वो एक सन्यासी हैं, हमारे बाबा की तरह हैं और इस समय वो अनुष्ठान कर रहे हैं। जैसे उनका अनुष्ठान पूरा होगा वो आपके सामने आएगा, आप उनसे मिलिएगा।
फिर लगभग 2 महीने के बाद एक बार उन्होंने मेरी मुलाकात उनसे बातचीत करवाई, और यकीन मानिए आप, उस बातचीत होने के बाद मेरे मन में कभी उनको देखने की जिज्ञासा नहीं हुई। कभी, जिसे कहा जाए ना कि स्पिरिचुअल पावर उनकी थी, जिसकी वजह से मन में कभी आया ही नहीं कि हाँ मेरे ही घर में रहने में जब चाहे उनको देख सकता था, लेकिन मेरे मन में कभी बात नहीं आई कि मैं उनको जाके देखूं। बातचीत हमेशा खिड़की के पीछे से होती थी। एक कमरे में खिड़की थी जिसके बाहर हम लोग बैठा करते थे, और अंदर से वो तख्त पे बैठते थे। उसी खिड़की के माध्यम से हम लोगों की बात होती थी। कभी सामने आने जाने का मौका कोई नहीं मिला। और काफ़ी अहम सवाल है वो कि जैसे कि हम लोग नेट पर जो फोटो देखते हैं तो गुमनामी बाबा का सफ़ेद दाढ़ी में एक फ़ोटो आता है, क्या वो फोटो स्केच से बनाया गया है या फोटो खींचा गया है? वो फोटो अंदाज के आधार पे है। कुछ और भी महिलाएं जिन्होंने उनको देखा है, कभी जैसे धूप सेकते रहते थे वो, कभी बाहर बैठ के अपने कमरे के बाहर, कुछ बच्चों ने उनको कभी कभार देखा है, तो उनके आधार पर उन्होंने बताया था कि साहब इस तरह के व्यक्तित्व है, इस तरह की दाढ़ी है, इस तरह के, तो एक स्केच बनवा के वो फोटो है वो। स्थानीय लोगों की माने तो गुमनामी बाबा इस इलाके में तकरीबन 15 साल रहे। 1970 के दशक में फैजाबाद पहुंचे थे। शुरुआत में वो अयोध्या की लाल कोठी में किराएदार के रूप में रहे। कुछ समय प्रदेश के बस्ती शहर में भी बिताया। मन नहीं लगा और वो वापस अयोध्या लौट गए। वो पंडित राम किशोर पंडा के घर में रहने लगे। कुछ सालों बाद ही उन्होंने ये जगह भी बदल दी। उनका अगला ठिकाना अयोध्या सब्जी मंडी के बीचों बीच स्थित लखनऊ हाता रहा। सारी जगहों पर वो गुप्त तरीके से रहे। इस दौरान उनके साथ उनकी एक सेविका सरस्वती देवी रही, जिन्हें वे जगदम्बे के नाम से बुलाया करती थी। अपनी आखिरी समय में गुमनामी बाबा फैजाबाद के राम भवन में पिछवाड़े में बने 2 कमरे के मकान में रहे। यहीं उनकी मृत्यु हुई और उसी के बाद कयास तेज हुए कि वो सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं। शहर के एक चिकित्सक डॉक्टर आरपी मिश्र के माध्यम से गुमनामी बाबा का संपर्क पूर्व नगर मजिस्ट्रेट और ठाकुर गुरुदत्त सिंह से हुआ। उस समय ये कहा गया कि एक दोस्त के बाबा बीमार हैं। इस दौरान वो पूरी गोपनीयता बरतते हुए रात में राम भवन के उस हिस्से में शिफ्ट हो गए जो उनके लिए मुकर्रर किया गया था। गुमनामी बाबा अंग्रेजी, जर्मन, बांग्ला समेत कई भाषाएं जानते थे। उन्होंने करीब 2 साल का समय राम भवन में बिताया। लोग उन्हें देख नहीं पाते थे। कुछ मालूम तो था नहीं कि नेताजी हैं। जैसे और किराएदार थे वो भी किराएदार, इसलिए कोई बात नहीं हुई हमारी। उसी में बिल्कुल बंद रहते थे। अच्छा। 2 कमरे उसी में रहते थे। रात में भैया 1:30 बजे 2 बजे आते थे लोग मिलने के लिए। कमिश्नर आ रहे हैं तो कहीं कलेक्टर आ रहा है तो कहीं कोई आ रहा है, ऐसे रात में आते थे। ख्याल ही नहीं, जैसे और किराएदार थे वो भी किराएदार, ये सोचती थी मैं ना। पहली बार तो मेरे ख्याल से 86-87 में यहाँ आया था, तो मेरे फादर जाते थे उनको देखने, एज ए डॉक्टर उनको ट्रीट करते थे। अयोध्या में तब थे वो, फिर उनको वो जगह पसंद नहीं आई, उन्होंने चेंज रहा तो फिर उनको शिफ्ट किया गया फैजाबाद, और एज ए टेनेंट थे वो वहाँ पे, जिसकी पेमेंट दिए करते थे। हमारा कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं था। वो तो मुझे बाद में मालूम पड़ा दिल्ली में कि ऐसा ऐसा हुआ था। डॉक्टर मिश्रा की फैमिली को मारने के लिए फैजाबाद की पब्लिक तैयार हो गई थी, क्योंकि वो उनका ये कहना था कि वो नेताजी थे और इन्होंने बताया नहीं। बस यही कि वो कहते थे कि वो एक सेंट है, और मुझे वो शुरू से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे हैं, तो वो चाहते थे कि उनकी सेवा करते थे। राम भवन में गुमनामी बाबा ने जब अंतिम सांस ली तो उस दिन की गतिविधियों के गवाह रहे कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी के करीबी डॉक्टर आरपी मिश्र और पी बनर्जी सुबह से लगातार उनके कमरे से अंदर बाहर आ जा रहे थे। दोपहर तक गुमनामी बाबा की मौत की खबर फैल चुकी थी। गुमनामी बाबा की समाधि ये बनाई गई है, लगभग उस समय हम 20-25 साल के रहे होंगे। और ये जब एक डॉक्टर कौन आरपी मिश्रा थे, वो आए और हमसे कहा फड़वा की व्यवस्था कर दीजिए, तो हमने वहाँ घाट पर के व्यक्तियों से फड़वे की व्यवस्था किया। तो लाए जगह देखा गया तो यहीं पे समाधि उनकी बनाई गई और उन्हें गाड़ दिया गया। जी हाँ, मेरे समक्ष बनाई गई थी। चुपचाप में लाया गया था,
और यहाँ लाने के बाद वो ज्यादा लोग नहीं थे, 8-10 लोग मुश्किल से थे। हाँ, गोपनीय ढंग से किया गया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवंत जी का सुभाष चंद्र बोस से काफी नजदीकी रिश्ता था। लेकिन क्या गुमनामी बाबा जी सुभाष चंद्र बोस थे, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तस्वीर को दिखाकर गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस को एक ही बताया जा रहा है, वो तस्वीर जो ड्राइंग की हुई है, यानी कुछ लोगों से पूछकर या जानकर तस्वीर बनाई गई है। मेरे बगल में ही बनी ये समाधि गुमनामी बाबा उर्फ भगवंत जी की है, जिन्हें लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कहते हैं। इस समाधि को देखकर मुझे कवि दिनकर के पुत्र की 4 पंक्तियां याद आती हैं। गर्म मुहानों के आगे जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्ति जैसा होता है, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है। अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुआ पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। अपने सहयोगी शोम नारोलिया के साथ संदीप शर्मा, IND 24 अयोध्या।